Hello everyone. My name is Hina Chandal and I'm your रीजनिंग टीचर। तो सभी का स्वागत है मेरी क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे पजल्स के बारे में। एंड पजल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन रीजनिंग, क्योंकि देखा जाता है कि जितने भी बैंकिंग एग्जाम या अदर एग्जाम्स होते हैं लाइक इंश्योरेंस या फिर कोई भी एग्जाम आजकल उठा लो, तो पजल्स जो होती है ज्यादा से ज्यादा बड़ी वेटेज रखती है। अगर हम बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में बात करें तो 3 to 4 पजल्स जरूर जरूर आती है, या 2 to 3 तो मिनिमम है ही। इतनी पजल्स वेटेज रखती है बैंकिंग एग्जाम्स में, और इसे सीखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर हम लेकर चले 3 से 4 पजल भी आ रही है। हर पजल 1 पजल इक्वल्स टू 5 क्वेश्चन ईच। हर पजल में 5 क्वेश्चन आते हैं और उसको सॉल्व करके आप 5 मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है रीजनिंग का, और सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला और सबसे आसान भी है, क्योंकि इसे सीखने के बाद आप देखोगे कि 5 क्वेश्चन आपके इजीली बन पा रहे हैं, और सिर्फ 2 से 3 मिनट में। राइट। तो आज हम सीखेंगे पजल्स के बारे में। और एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि एक आपको पीडीएफ मैंने शेयर की है, जो कि गाइडली से मिली है मुझे। गाइडली में से मैंने निकाली है। और आई वुड सजेस्ट कि अगर आप मॉक टेस्ट देना चाह रहे हो तो गाइडली इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जो कि आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि गाइडली एक आपको ऐसा एक्सपीरियंस देगा अपनी पीडीएफ्स के थ्रू, अपने टेस्ट के थ्रू, वो रियल एक्सपीरियंस ऑफ द एग्जाम। जिस लेवल के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं एग्जाम में, उस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और उससे भी थोड़े टफ, सो दैट आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको आसान लगे। ओके। तो मैंने आपको आज एक क्वेश्चन शेयर किया है, गाइडली की पीडीएफ में से लिया है मैंने, जो कि मंथ बेस्ड पजल है। और हम उसमें से सीखेंगे हाउ टू सॉल्व दिस पजल और इसका मेथड क्या है। पहले हम इसकी स्पीड नहीं बनाएंगे कि हमें इसकी स्पीड सीखनी है, हमें 2 से 3 मिनट में करना होता है पजल को सॉल्व। बट हम उससे पहले, स्पीड से पहले, हम ये सीखेंगे कि पजल को सॉल्व करने का मेथड क्या है, स्टेप बाय स्टेप कैसे उसे सॉल्व किया जाता है। बाद में प्रैक्टिस के थ्रू स्पीड को इंक्रीज कर देंगे। राइट। तो आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि स्पीड पर काम ना करें, अभी एक्यूरेसी और हम उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं या नहीं, उस पर काम करें सर। राइट। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके। पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, अपने ऊपर बिलीव रखते हुए कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत जरूरी है, किसी भी क्वेश्चन को देखकर आपके अंदर इतना बिलीव होना चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ओके। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, आपको वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग बताऊंगी। आप उसके साथ साथ में इंफॉर्मेशन भी डिकोड करते जाना, और मैं आपको भी बताऊंगी कि कैसे उसको क्वेश्चन के साथ में उसका डाटा लिखना है। राइट। तो स्टार्ट करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द बिलो क्वेश्चंस। राइट। क्वेश्चन ऐसे गिवन है, 6 persons A, B, C, D, E and F were born in different months. What is the meaning of this sentence? क्या सेंटेंस का मीनिंग है कि 6 पर्सन आपको गिवन है, डिफरेंट मंथ्स में वो बोर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं 6 लोग, 6 महीने में पैदा हुए, अलग अलग महीने। ठीक है। जनवरी, अप्रैल, मई, जून, अगस्त एंड सितंबर ऑफ द सेम ईयर। एक ही साल के इन महीनों में वो लोग पैदा हुए हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। वो सेम ऑर्डर में पैदा नहीं हुए। आपको जिस ऑर्डर में दिए गए हैं वैसे ऑर्डर में वो पैदा नहीं हुए। वो आपको फाइंड आउट करना है थ्रू पजल, जो हमें डाटा गिवन है। ओके। तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। हम लाइन टू लाइन डाटा लिखते हैं इसमें। राइट। हम क्या करेंगे, एक लाइन रीड करेंगे, उसमें मीनिंग क्या निकलता है, उसमें पॉसिबिलिटीज क्या निकलती है, वो सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जब भी मंथ बेस्ड पजल हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम मंथ्स लिखते हैं। सबसे पहले हम मंथ्स लिखते हैं। तो हम मंथ्स लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि जनवरी, फिर है, थर्ड मार्च नहीं है। राइट। फिर है अप्रैल, तो हम लिखेंगे अप्रैल।
फिर है मई, फिर लिखेंगे मई, फिर है जून, फिर जुलाई नहीं है, फिर है अगस्त एंड फिर है सितंबर। तो हमें ये गिवन है। टाइम के बारे में नहीं सोचना कि कितना टाइम लग रहा है, कैसे हो रहा है, धीरे धीरे करवा रहे हो मैम, ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसे एग्जाम निकलेगा नहीं। एग्जाम निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले मेथड को सीखना, उसके प्रोसेस को सीखना, और फिर उसके बाद स्पीड पर काम करना, प्रैक्टिस करना। तो हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। तो हमने ये मंथ्स लिख दिए हैं, राइट, हमें गिवन था और हमने इसको लिख दिया। अब हमने जब हमने मंथ्स लिखे तो हमने ये देखा जनवरी और अप्रैल के बीच में 2 मंथ्स का गैप है, जून और अगस्त के बीच में 1 मंथ का गैप है। तो हमें ये नोट रखना है, हमें ये नोट रखना है कि मंथ्स का गैप है और सब में मंथ्स का गैप लाइक कॉन्सिक्वेंट मतलब कॉन्सिक्यूटिवली है, लगातार है, ठीक है। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हमें मंथ्स दिए गए हैं, हमने मंथ लिख दिए। अब हम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो इंफॉर्मेशन क्या कह रही है, हम इस तरीके से इस पे लाइन मार लेंगे सो दैट हमें पता रहेगा कि सॉरी हमें पता रहेगा कि कितना ऐसे हम टेबल बना लें। ओके, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। He was born in either May or June and was born 2 persons before D. सबसे पहले इंफॉर्मेशन को तोड़ो। तोड़ना कैसे है, इंफॉर्मेशन को ब्रेक करके आपने इसको सॉल्व करना है। He was born either May or June. He या तो मई में बॉर्न हुआ है, इंफॉर्मेशन के हिसाब से चलेंगे, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना कुछ भी, सब इंफॉर्मेशन में गिवन है। He या तो मई में हुआ है या जून में हुआ है। ओके, एंड वॉज बोर्न 2 persons बिफोर डी। ई जो है डी से 2 persons बिफोर है, तो डी यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में, मैम ये तो 2 persons पहले हुआ है, डी से 2 person पहले है, तो आपने सिर्फ गैप 1 का क्यों बनाया? ये क्वेश्चन माइंड में आएगा आपके, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या देखोगे तो आपको समझ आएगा ये 2 person आने चाहिए इसके बीच में। बट बच्चे ऐसा नहीं होता, जब भी हम 2 persons का गैप लेते हैं तो 2 persons का गैप का मतलब होता है एंड वॉज बोर्न 2 persons बिफोर डी, तो डी एंड इंक्लूडिंग दैट गैप 2 person के बाद पहले डी है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिस पर्सन का नाम दिया है, जिस पर्सन का नाम दिया है उस पर्सन का भी गैप लेना है आपको, ठीक है। तो डी को भी इंक्लूड करेंगे एंड उससे पहले फिर ई आ जाएगा। 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट ई वाज बोर्न इन आइदर मे और जून, राइट। ओके, देन आप नेक्स्ट लाइन पे चलोगे। द नंबर ऑफ पर्सन्स एल्डर देन ई, ई से बड़े जितने लोग हैं इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स यंगर देन ए। ई से बड़े जितने लोग हैं उतने ही ए से छोटे हैं। ई से बड़े फर्स्ट पॉसिबिलिटी में, तो ए से छोटे भी 2 लोग हो गए। ई से बड़े 3 लोग हैं, ए से छोटे भी 3 लोग हो गए। समझ आ गया? इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पर्सन्स बोर्न बिटवीन ए एंड डी इज द सेम नंबर ऑफ पर्सन्स बोर्न बिटवीन डी एंड एफ। ठीक है, ए और डी में जितने लोग हैं उतने ही बी और एफ में हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देयर इज नो पर्सन हेयर, तो बी और एफ के अंदर भी उतने हो जाएंगे। ए और डी के अंदर 2 है तो बी और एफ के अंदर भी 2 हो जाएंगे। इसमें 2 हो गए, उसमें नन। ये ऐसा इंफॉर्मेशन हम लिख लेंगे। एफ वॉज एल्डर देन ए, हु वॉज यंगर देन सी। अब देखो ए और डी में तो बी और एफ, तो एफ और बी भी हो सकता था, ठीक है। पर एक बार हम देखते हैं, ऐसे लेकर चलते हैं। बी और एफ में बना दिया, एफ वॉज एल्डर देन ए, सेटिस्फाइड। हु वॉज यंगर देन सी, हु वॉज यंगर देन सी वाली सेटिस्फेक्शन नहीं होगी यहाँ पर, राइट। तो ये रॉन्ग होगी। ए और डी में जितने लोग हैं बी और एफ में भी उतने लोग हैं। बी और एफ में भी 2 लोग आएंगे, तो एफ अगर मैं यहां बना दूं, बी अगर यहां बना दूं, तो क्या ये सेटिस्फाई हो रही है?
आगे क्या कह रहा है, हु वाज यंगर देन सी, सी से यंगर है तो सी से यंगर यहाँ आ जाएगा। क्या ये सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अब ये क्या कह रहा है, एफ वॉज एल्डर देन ए, तो इट मीन्स एफ जो है वो यहाँ नहीं, एफ जो है वो यहाँ आएगा, बी जो है यहाँ आएगा, राइट? क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज बन रही थी एफ और, हमें ये सिर्फ ये कहा गया था इंफॉर्मेशन में, दोबारा सुनेंगे, एफ वॉज सॉरी द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन ए एंड डी इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन बी एंड एफ। तो ए और डी में बी और एफ जितने हैं, ए और डी में 2 पर्सन है तो बी और एफ में भी 2 पर्सन है, बट एफ और बी में है या बी और एफ में है, इट इज नॉट गिवन। तो देर इज ऑल्सो 2 पॉसिबिलिटीज हेयर। हमने बी और एफ करके देखा तो हमें अगले इंफॉर्मेशन में पता लगा एफ वॉज एल्डर देन ए। तो अगर हम एफ को नीचे बना रहे थे तो ए इज एल्डर देन एफ, विच इज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब इंफॉर्मेशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है। तो हमने क्या किया, एफ को ऊपर किया तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एफ इज एल्डर देन ए, हु वाज यंगर देन सी, हु कौन, सी, हु कौन, ए इज यंगर देन सी, तो ए इज यंगर देन सी, इट इज द इंफॉर्मेशन इज सेटिस्फाइड, द पजल इज सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन ऑल। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आएगा कि मैम यहाँ पर हु लिखा है, उससे पहले को आपने क्यों कंसीडर किया, एफ भी तो हो सकता था, एफ हु वाज यंगर देन सी भी हो सकता था। तो बच्चे जब भी पजल होती है ना, उसके अंदर 2 वर्ड्स आते हैं, हु और हुज। जब भी आपको इंफॉर्मेशन में हु और हुज दिया है तो इससे जो पहले कोई भी जो भी अल्फाबेट या कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है किसी पर्सन के बारे में, जनरली क्या होता है, पर्सन लिखा होता है, कोई भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड वट एवर, तो जो भी लिखा होता है उसके से ही बात हो रही है, मतलब उसके बारे में ही कहा जा रहा है आगे वाले सेंटेंस के लिए। इफ एफ वॉज एल्डर देन ए, हु वॉज यंगर देन सी, हु मीन्स ए इज यंगर देन सी, ए इज यंगर देन सी, नॉट एफ। तो हमेशा ये याद रखना है, हु और हुज जब भी होगा उससे पहले जो भी एलिमेंट दिया होगा इंफॉर्मेशन में उसके बारे में बात हो। ओके, फर्दर जो सेंटेंस होगा उससे पहले जो वर्ड लिखा है हु या हुज से पहले, उसमें उसकी बात हो रही है। ओके, तो ये हमारी पजल हो गई सॉल्व, हमारी पजल क्या हो गई, सॉल्व। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई, जनवरी में सी, अप्रैल में एफ, मई में ए, जून में ई, अगस्त में बी एंड सितंबर में डी, राइट। अब क्या आता है कि क्वेश्चंस जो है उसके सॉल्व होंगे और बहुत आसान होता है क्वेश्चन सॉल्व करना अगर आपकी पजल सॉल्व हो गई है, ठीक है। एफ वॉज बोर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, क्वेश्चन दिया है एफ कब हुआ है पैदा, अप्रैल में, अप्रैल कहाँ है, डी ऑप्शन है, फर्स्ट का क्या आ जाएगा, डी। हाउ मेनी पर्सन वर एल्डर देन ई, ई से बड़े कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। कैसे पता लगा, ई से बड़े, ई से पहले जो पैदा हुए वही होंगे, ओल्डर तो वही लोग होंगे, यंगर कौन होंगे, जो उसके बाद हुए। तो हमें क्या पूछा है, एल्डर, एल्डर मीन्स ओल्डर, तो ओल्डर कितने हैं, 3 है, 3 इज द ऑप्शन, इज ई जो होगा राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर एफ, एफ के बाद इमीडिएटली कौन है, ए कौन है, जो मई में पैदा हुआ है। ऑप्शंस देखेंगे, द वन हु वाज बोर्न इन मई में जो पैदा हुआ है ए है, उसको टिक कर देंगे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements are true with respect to the file arrangement। अब हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। More than 3 persons were born before C, C से पहले 3 पर्सन से ज्यादा है, रॉन्ग हो गया। No one was born after F, गलत हो गया। E was younger than B, B no, E was younger than B, E was younger than B, no, E was older than B, elder than B। B was born in August, that is the option, this option is correct because ये पजल के साथ सेटिस्फाई कर रहा है। तो all the statements are true, जो कि फर्स्ट ऑप्शन था which is wrong। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, E। लास्ट क्वेश्चन है, 4 of the following 5 are alike in a certain way and thus form a group, which of the following one does not belong to that group। क्या होगा, 5 ऑप्शन दिए हैं, 5 सेम होंगे, ऑड वन आउट करना है हमें, बहुत आसान होता है ये। सी और ए के बीच में कितना गैप है, 1 का। एफ और ई के बीच में कितना गैप है, 1 का। बी और डी में कितना गैप है, 0 का। ई और डी में कितना गैप है, 1 का। ए और बी में कितना गैप है, 1 का। तो हमने क्वेश्चन के जब हमने पजल को देखा
ऑड वन आउट कौन सा है इसमें? बी और डी, जिसमें नन है, जिसमें गैप नन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो इस तरीके से हम अपनी पजल को सॉल्व करते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन की हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो 2 से 3 मिनट में ये प्रैक्टिस करने के बाद आपका वो टाइम में आ जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है। तो आई होप आपको ये मेरी क्लास में समझ आया होगा ये टॉपिक, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, और इससे आपकी और रिफाइनमेंट हो जाएगी। और मैं बार बार सजेस्ट करूंगी कि गाइडली के बुक्स पीडीएफ्स को आप यूज करो अपनी प्रैक्टिस के लिए, ज्यादा से ज्यादा मूक लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन बहुत मिनिमल अमाउंट में आपको मिल जाएगी, उनकी सब्सक्रिप्शन बहुत इजीली, और बहुत आसान, और मजा आ जाएगा आपको उनके मूक लगा के, बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस जैसे कि एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। तो आई होप आपको मेरी क्लास समझ आई होगी, एंड थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।